हेलो बच्चों, माई सेल्फ विकास चौधरी। आज हम MT7 का केमिस्ट्री का पार्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करेंगे। देखिए 46 सवाल में क्या पूछा आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी क्लासिफाइड एज एन एराइल हैलाइड। तो बच्चों एराइल हैलाइड जो है वो आपसे पूछा है, चार ऑप्शन दिए हैं, आपसे पूछा एराइल हैलाइड कौन सा है। देखिए लास्ट ईयर इससे रिलेटेड सवाल आ चुका है, जिसमें आपको एराइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड ये सब पता होना चाहिए। तो देखो बेटा, इसमें एराइल पूछा है, तो एराइल जो है वो AR जो है वो आपको मतलब बताएगा एरोमेटिक से, यानी कि एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए, हैलाइड। अब देखिए इसमें आपको बेंजीन रिंग दिख रही है, इसका मतलब एरोमेटिक कंपाउंड जो है अपने पास वो क्या होना चाहिए, इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेंजीन, और बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ क्या होना चाहिए, हेलोजन। तो ये क्या कहलाता है अपने पास, एराइल हैलाइड। अब ऐसा देखिए बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कोई हेलोजन दिखे आपको, तो देखिए इन सारे ऑप्शंस में आपको क्लोरीन दे रखा है, तो क्लोरीन बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होना चाहिए। देखिए ये बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ, क्या नहीं जुड़ा हुआ, ये भी नहीं जुड़ा हुआ, ये भी नहीं जुड़ा हुआ। सी ऑप्शन देखिए बेटा, ये बेंजीन है और बेंजीन से डायरेक्ट आपको क्लोरीन जुड़ा हुआ दिख रहा है, यानी कि ये क्या कहलाएगा, एराइल हैलाइड। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ विनाइल हैलाइड्स। नेक्स्ट में आपसे पूछा है बेटा विनाइल हैलाइड, यानी पिछला सवाल में क्या था आपसे एराइल पूछा था, इसमें क्या है विनाइल पूछा। तो विनाइल क्या होता है, जब अपने पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इससे अगर डायरेक्ट जुड़ा हुआ आपको हेलोजन दिख जाए तो इसको क्या बोलते हैं, विनाइल। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जहां डबल बॉन्डेड कार्बन हो और उसमें से किसी एक से क्या जुड़ा हो, हेलोजन। तो देखिए यहाँ तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन है, लेकिन Br उससे डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ। इसमें देखिए बेटा ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और उससे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन। तो ये क्या कहलाएगा, विनाइल हैलाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 48। तो ये बेटा अपने पास एल्कीन है और एल्कीन के साथ हमें दे रखी है रिएक्शन किसकी, HBr की, यानी कि एल्कीन की HX के साथ रिएक्शन होती है बेटा कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी कि EAR। तो इसमें हमें ये देखना है बेटा, जो आपको NO2 ग्रुप दिख रहा है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो एल्कीन से जब डायरेक्ट जोड़ोगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा, -M और -I। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे NO2 की तरफ। तो NO2 की तरफ फ्लो होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ आएगी, लेफ्ट साइड वाले कार्बन पे, यानी कि आपको पॉजिटिव जो है कार्बोकेटाइन जो बनाना है वो कहाँ पर बनाना है, लेफ्ट साइड वाले कार्बन पे। जहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा वहीं पर क्या जुड़ेगा बेटा, Br। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखिए इसमें तो एल्कीन को एल्कीन ही रखा है, एल्कीन को एल्कीन रखा है, एल्कीन का एल्कीन रहेगा ही नहीं, डबल बॉन्ड टूटेगा तभी तो कुछ एडिशन होगा। अब A और B में देखिए ये लेफ्ट साइड वाले कार्बन पे क्या जोड़ रखा है, Br। हमने अभी बताया बेटा लेफ्ट साइड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए वहां पे क्या जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल यानी कि Br-। तो पहला ऑप्शन जो है, A ऑप्शन है, वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास C6H5, यानी कि ये आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की बात कर रहा है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन बेटा जब आप करते हो CuCl2 और HCl से, तो इससे बनता है अपने पास क्लोरोबेंजीन। अब हमसे पूछा गया है कि इसका नाम क्या होगा, किसका नाम, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा। तो जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, BDC जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, उसकी जो रिएक्शन Cu2Cl2 HCl से करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। इस रिएक्शन का नाम पूछा गया बेटा, तो इसका नाम होता है सेंडमेयर रिएक्शन, यानी कि A इज द करेक्ट आंसर। 49 का A राइट आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास सवाल नंबर 50। क्या पूछा गया देखिए, 1 by 1 सिक्वेंशियल रिएक्शन दे रखी है आपको। तो देखिए बेटा पहले आपको क्या दे रखा है यहाँ पर कि ये बेंजीन है CH2OH, यानी कि ये अल्कोहल है बेटा, अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से करते हैं तो OH की जगह क्या जुड़ जाएगा बेटा, Cl, यानी कि बेंजीन पे कुछ नहीं होगा और आपके पास जो CH2OH है उस CH2OH में OH की जगह क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन। ये है डार्जन रिएक्शन, OH की जगह क्या जुड़ गया, Cl। ये आ गया बेटा अपने पास A। अब A के बाद हमें दे रखा है बेटा KCN, तो ये क्या है अपने पास, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, ये बीच में कार्बन आया गया, ये है एराइल या एल्काइल, ये है एल्काइल हैलाइड। जब इसकी रिएक्शन बेटा आप करोगे KCN से, K+ और Cn-, तो ये रिएक्शन होगी अपने पास SN2 रिएक्शन, यानी कि सिंगल स्टेप में Cn अटैक करेगा और Cl को बाहर भेज देगा।
यानी कि ये रिएक्शन होगी बेटा अपने पास कुछ इस तरीके से कि ये Cn माइनस इस पे अटैक करके Cl को बाहर भेज देगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। तो इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपने पास Cl की जगह पे कौन आ जाएगा, Cn। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, लीविंग ग्रुप हटेगा और उसकी जगह कौन जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है अपने पास बेटा यहाँ पे, Cn। यानी कि ये आ गया अपने पास बी के बाद बेटा देखना यहाँ पे क्या दे रखा आपको H+H2 यानी कि हाइड्रोलाइसिस करवाना है। तो हाइड्रोलाइसिस जब बेटा करवाओगे आप इसमें, तो हाइड्रोलाइसिस में Cn जो है अपने पास ये Cn, इस Cn का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे एसिडिक मीडियम में, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि Cn की जगह COOH। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है ऐसा, सी ऑप्शन है। देखिए बेटा ये CH2 के आगे यहाँ पर क्या था, पहले Cl आया, Cl के बाद Cn और Cn का हाइड्रोलाइसिस किया तो क्या आ गया, COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा बेटा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपने पास एल्काइल हैलाइड और साथ में दे रखा है KOH एल्कोहलिक, यानी कि एलिमिनेशन विलोपन अभिक्रिया की बात हो रही है बेटा। इसमें क्या होगा, सिंगल स्टेप में विलोपन होगा। जब भी आपको एल्कोहलिक दे दिया जाए तो इसमें क्या होगा, इसको अल्फा मानेंगे तो अल्फा से हेलोजन हटेगा और बीटा से हाइड्रोजन हटेगा। यानी कि अगर इसको मैं CH2 और ये H लिख दूं तो यहाँ पर होगा क्या अपने पास कि अल्फा से हेलोजन हट जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन हट जाएगा और उन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड, यानी कि एल्कीन बनने वाली अपने पास। तो एल्कीन जो बनेगी वो होगा अपना आंसर ए। तो देखिए ए क्या बनेगा इसमें, CH3, ये कार्बन है, नीचे वाले CH3, इसको कुछ भी नहीं करना हमें, ऊपर क्या करना है, डबल बॉन्ड बना देना है, यानी कि ये बन गई अपने पास एल्कीन। ये बन गया अपने पास ए। विलोपन अभिक्रिया सिंगल स्टेप वाली, सिंगल स्टेप में हेलोजन हटेगा और हाइड्रोजन हटेगा। इसके बाद आप ये CH3 और ये CH3, तीनों CH3 में से कहीं से भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं, सेम ही प्रोडक्ट आएगा अपने पास। अब सेकंड स्टेप में आपको दे रखा है बेटा HBr के साथ R2O2 यानी कि पेरोक्साइड के साथ HBr की रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है ये होती है अपने पास FR-SR रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि एंटी मार्कोनिकोव। तो इसमें क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोव में आपको इस एल्कीन पर जो एडिशन करना है वो इस तरीके से करना है कि यहां पर आएगा अपने पास हाइड्रोजन ऐड होने और यहां पर कौन आएगा, ब्रोमीन। यानी कि फाइनल प्रोडक्ट मैं आपको बना के दिखा देता हूं क्या बनेगा। यहां पर अपने पास CH3 एज इट इज रहेगा, ये कार्बन, ये CH3, यहाँ पर जुड़ जाएगा बेटा हाइड्रोजन और किनारे वाले CH2 पे जुड़ जाएगा ब्रोमीन। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन पेरोक्साइड इफेक्ट। देखिए ये कौन सा ऑप्शन है, एक Br देखना आपको, ये तो नहीं है बीच वाले कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इसमें बीच वाले कार्बन पे ये तो सेम टू सेम वही दे रखा है। इसमें OH आ रहा है, OH तो आएगा नहीं। ये देखिए बेटा A और ये अपने पास इसमें जो B मेजर बना है वो ये है। इन दोनों को देखिए बेटा ढंग से आप, ये जो है ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ बीच वाले कार्बन पे और किनारे वाले कार्बन पे Br। यहाँ भी देखिए ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये Br, यानी कि ये सेम है। तो अपना आंसर क्या होगा इसमें, A। 51 का आंसर आ जाएगा बेटा A। 52 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज पॉइजनस गैस, यानी कि इनमें से कौन सी जहरीली गैस है। तो देखिए बेटा ये आपको याद रखना है, फोस्जीन जो है COCl2, नाम क्या है इसका, फोस्जीन। फोस्जीन जो गैस है वो जहरीली गैस होती है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, रेफ्रिजरेंट में काम आता है। बेंजीन है, ये तो एरोमा जैसी स्मेल आएगी इसमें। और ये CH3Cl, इसमें से जहरीली गैस जो है वो होगी COCl2 फोस्जीन गैस। 52 का आंसर होगा A। 53 में पूछा बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट वोलेटाइल, हिंदी में बोलेंगे सबसे कम वाष्पशील कौन सा है। तो वोलेटाइल लीस्ट पूछा है, तो वोलेटाइल लीस्ट का मतलब है बेटा आपको ढूंढना है इसमें से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है। बॉइलिंग पॉइंट और वोलेटिलिटी जो है वो व्युत्क्रमानुपाती यानी कि रेसिप्रोकल होते हैं। तो लीस्ट वोलेटाइल पूछा है, इसका मतलब हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ढूंढना है। तो देखिए बेटा A, B, C और D में 3-3 कार्बन है, हर जगह 3 कार्बन की चेन है। उसके अलावा आपको यहाँ फ्लोरीन दिखेगा, यहाँ क्लोरीन, यानी कि इसका मोलिकुलर वेट बढ़ जाएगा A से ज़्यादा B का। फिर C और D का मोलिकुलर वेट सेम होगा।
तो पहले बेटा आपको देखना है मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट किसका ज्यादा होगा? सी और डी का, यानी कि सी और डी में से आंसर आएगा हमारा, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मोलिकुलर वेट ज्यादा तो वन डर वाल बल ज्यादा, और वन डर वाल बल ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब इन दोनों में मोलिकुलर वेट समान है, सेम है, मोलिकुलर वेट सेम है, तो हमें देखना है बेटा इसका सरफेस एरिया। तो देखिए इसमें ब्रांचिंग हो रही है, ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया कम हो जाता है। इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, ये सीधा सीधा स्ट्रेट चैन है। इस वाले में, सी वाले में क्या है, ब्रांचिंग हुई है। ये बी आर जो ये साइड में लगा हुआ है, इसकी वजह से इसका सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया कम होने से वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा बेटा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम। यानी कि सी और डी में हमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा चाहिए था, सी का कम है, यानी कि डी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो डी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट डी का है, इसलिए वो लीस्ट वोलेटाइल है। तो 53 का आंसर हो जाएगा डी। 54 पूछा है, विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जो है बेटा वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है। पहली स्टेप में आपको इंटरमीडिएट मिलता है कार्बोकेटायन। अब ये कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होता है वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कि सभी में आपको कार्बोकेटायन बना के उनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो देखिए ए में क्या कार्बोकेटायन बनता है, सभी के कार्बोकेटायन बना लेते हैं। C6H5 का मतलब बेटा बेंजीन, जिसको हम PH भी लिख सकते हैं, PH, फिर ये अपने पास CH, उसके बाद C6H5 यानी कि एक और PH बेंजीन है अपने पास। Br को यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ बन जाएगा बेटा कार्बोकेटायन। ए का कार्बोकेटायन बना दिया, वैसे ही हम बी का कार्बोकेटायन बना देते हैं, PH CH, उसके बाद में दे रखा है हमें CH3, और ये बन गया कार्बोकेटायन। सी में बनेगा अपने पास C6H5 यानी कि बेंजीन, उसके बाद कार्बन, फिर CH3, उसके बाद फिर एक C6H5 यानी कि बेंजीन, जिसको हम PH लिख सकते हैं, और Br को हटा दिया तो बन गया कार्बोकेटायन। ऐसे हमें डी में देखना है, तो ये अपने पास PH, उसके बाद CH2, और Br को हटा दिया तो ये बन गया कार्बोकेटायन। यानी कि SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट, सबसे फास्ट किस में होगी रिएक्टिविटी? जो कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो देखिए ये एक PH तो सब में कॉमन आ रहा है, यानी कि ये रेजोनेंस तो हर जगह सेम करेगा। इसके अलावा इसमें इस PH का भी रेजोनेंस होगा, इस PH के रेजोनेंस के साथ साथ यहाँ पर इस CH3 का बेटा +H इफेक्ट लगेगा, यानी कि ये जो रेजोनेंस इफेक्ट होगा, इसमें रेजोनेंस होगा, इस PH का भी रेजोनेंस होगा, और साथ में CH3 का +H होगा। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, देख लीजिए, इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें भी रेजोनेंस होगा, लेकिन साथ में इस CH3 का +H होगा। इसमें इधर रेजोनेंस होगा, लेकिन CH3 में रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा रेजोनेंस ए और सी में हो रहा है, 2 जगह रेजोनेंस, लेकिन साथ साथ यहाँ पर +H इफेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे CH3 में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें +H इफेक्ट ज़्यादा होगा। यानी सबसे ज़्यादा कार्बोकेटायन किस में बनेगा बेटा? सी में। मोस्ट स्टेबल इन चारों में से सी वाला कार्बोकेटायन होगा, इसलिए सी में जो आपको ये हाईलाइट दे रखा है, इसकी रिएक्टिविटी फास्टेस्ट होगी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो 54 हो गया बेटा, 55 देखते हैं। 55 में आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव येलो प्रिसिपिटेट विद AgNO3। तो देखिए बेटा यहाँ पे आपको Ag दे रखा है, और यहाँ पे आपको आयोडीन दिख रहा होगा हर क्वेश्चन में, यानी कि वो पूछना चाह रहा है कि यहाँ किस में आयोडीन हट जाएगा ताकि क्या बन जाए? AgI। तो ये जो AgI है ये होता है येलो प्रिसिपिटेट, PPT अवक्षेप। अब ये कहाँ कहाँ बनेगा, इसमें पूछा कहाँ नहीं बनेगा। तो देखिए बेटा ये कार्बोकेटायन बनेगा, सिंगल बॉन्डेड कार्बन कैटायन है, यहाँ से आयोडीन हटाएंगे ये कार्बोकेटायन बनेगा, इसमें यहाँ से आयोडीन हटाएंगे तो ये कार्बोकेटायन बनेगा। बच गया सी, इसमें अगर यहाँ से आयोडीन हटाएंगे तो ये बनेगा कार्बोकेटायन। यानी जैसे SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन में पहला स्टेप क्या होता है? लीविंग ग्रुप। तो देखिए इसमें आयोडीन हटेगा हर केस में, तो आयोडीन हटेगा तो हर जगह क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। तो कौन सा कार्बोकेटायन इनमें से सबसे कम स्टेबल है, किसके चांसेस सबसे कम है? तो देखिए ये डबल बॉन्डेड कार्बोकेटायन है, बाकी सारे क्या है? सिंगल बॉन्डेड। सैचुरेटेड कार्बोकेटायन है, ये वाला क्या है? अनसैचुरेटेड कार्बोकेटायन है। सिंगल बॉन्डेड कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होते हैं किसके? डबल बॉन्डेड कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बोकेटायन जो है उसमें कार्बन की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन कैटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। देखिए यहाँ क्या बन रहा है? कैटायन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। हमसे पूछा डज नॉट गिव, यानी कि कौन सा कार्बोकेटायन नहीं बनेगा या बहुत अनस्टेबल बनेगा। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें डबल बॉन्डेड कार्बोकेटायन बनेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो 55 का आंसर हो जाएगा सी।
56 बेटा आपको दे रखा है C6H5CH2Br, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं PHCH2Br, और उसके बाद हमें दे रखा है बेटा Mg ईथर। तो Mg ईथर की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ जब भी करवाते हैं तो हमें मिलता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि हैलाइड की रिएक्शन Mg ईथर के साथ करवाने पर हमें मिलता है RMgX, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये बन जाएगा अपने पास PHCH2MgBr, क्या बोलते हैं बेटा इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें दे रखा है क्या, H3O+, यानी कि H2O और साथ में H+। तो ये देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसकी रिएक्शन हमें देखनी है कि H2O और H+ के साथ कौन सी रिएक्शन होगी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है और एज ए बेस भी काम कर सकता है, यानी कि ये जो एनायन है ये एनायन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। किसी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेगा तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल, लेकिन किसी H+ को यानी कि प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये कहलाएगा बेस। तो इसमें H2O के साथ इसकी रिएक्शन जो है बेटा वो होगी एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो रिएक्शन करेगा वो कौन सी होगी, एसिड बेस रिएक्शन, जिसमें ये बेस है इसको चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन। H2O में एसिडिक हाइड्रोजन होता ही है, यहाँ भी H+ दे रखा आपको, यानी कि इसमें H+ ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा अपने पास PHCH3। यहाँ से एसिडिक H आया, ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट आ गया PHCH3। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, PH यानी कि C6H5 और ये CH3। C इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 56। में पूछा इन SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ टाइप। देखिए ये दे रखा हमें RBr है, अल्काइल हैलाइड है, इसमें ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये इस Br को हटाएगा और यहाँ पे क्या बन गया RCl, यानी कि SN2 रिएक्शन आपको पहले ही बोल दिया है, फिर से उसका टाइप दिखाया है। पूछा क्या बेटा आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिलेटिव रेट, यानी कि SN2 की रेट सबसे ज्यादा कहाँ होगी। तो SN2 में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किस पे, सबस्ट्रेट पे, तो उसको कम से कम क्राउडिंग चाहिए, यानी कि जिस कार्बन पे अटैक करना है उसके अगल बगल बड़े ग्रुप नहीं होने चाहिए, यानी कि स्टेरिक क्राउडिंग कम होनी चाहिए, तब जाके रिएक्शन फास्ट होगी। तो देखिए इसमें आपको क्राउडिंग कम से कम देखनी है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको ये इतनी क्राउडिंग दिख रही होगी। उसके बाद ये जो है इसके भी बीटा कार्बन पे CH3 है, ब्रांच दिख रही है, इन दोनों में ब्रांचिंग नहीं है बेटा A और B में। अब आपको ये देखना है A और B में, इसमें CH3 CH2 है, इसमें CH3 CH2 CH2 है, यानी कि जो आपका पहला ऑप्शन है उसमें कार्बन पे 2 तो हाइड्रोजन है और एक क्या है CH3, इस कार्बन पे आपको अटैक करना है। दूसरे क्वेश्चन में जो है उसमें क्या है, ये 2 तो हाइड्रोजन है और पीछे आपको ये क्या दिख रहा है बेटा CH2 CH3, यानी कि यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है C2H5, यानी कि मिथाइल ऊपर वाले में और इथाइल नीचे वाले में। अब आपको रेट देखनी है, तो देखिए बेटा यहाँ तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है इथाइल, यानी कि ये बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप यानी कि क्राउडिंग ज्यादा होगी, क्राउडिंग ज्यादा होगी तो इसकी रेट कम हो जाएगी, यानी कि A वाले की रेट सबसे ज्यादा आएगी क्योंकि उसमें स्टेरिक क्राउडिंग सबसे कम है। तो 57 में आंसर आएगा अपना A। क्वेश्चन नंबर 58 2 ब्रोमोपेंटेन। तो देखिए बेटा आपको IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग आपको 2 ब्रोमोपेंटेन बनाना है, 5 कार्बन की PCC बनानी है और यहाँ पर 2 यानी कि यहाँ से लेफ्ट से नंबरिंग कर दें तो 1 2, ये हो गया अपने पास 2 ब्रोमोपेंटेन इज हीटेड विद पोटेशियम इथोक्साइड इन इथेनॉल। पोटेशियम इथोक्साइड यानी कि ETO Na+ और साथ में क्या दे रखा है इथेनॉल यानी कि ETOH। इसके साथ जब हीट करेंगे तो ये रिएक्शन है बेटा कौन सी, एलिमिनेशन विलोपन अभिक्रिया। इसमें जब ये आपको कंडीशंस दी जाएं तो यहाँ पर होता है सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप में आपको क्या करना है कि यहाँ आपको हाइड्रोजन जो ढूंढना है बीटा कार्बन वाला, यानी कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन है अपने पास और ये हाइड्रोजन भी है। इस कार्बन को अल्फा मान ले, इसको मान लिया हमने बीटा, तो ये भी बीटा है और ये भी बीटा, इसको बीटा डेस मान लेते हैं। यानी कि अपने पास 2 हाइड्रोजन है बीटा पे, उसमें से आपको किसी एक हाइड्रोजन को हटाने से एक प्रोडक्ट मिलेगा और दूसरा हाइड्रोजन हटाएंगे तो दूसरा, दोनों प्रोडक्ट बना लेते हैं। देखिए बेटा तो राइट साइड वाला जब हटाएंगे तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा ये C कार्बन, तो अल्फा बीटा के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, और अगर ये वाला हाइड्रोजन हटाएंगे तो अपने को लेफ्ट साइड के कार्बन के बीच में देखने को मिलेगा डबल बॉन्ड, यानी कि ये एल्कीन बनेगी
तो देखिए बेटा इसमें आपसे पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट, यानी कि एल्कीन की स्टेबिलिटी बताइए कहाँ ज़्यादा है। ये क्या है अपने पास 1 पेंटीन और ये क्या है 2 पेंटीन, इसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है तो ये ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि 2 पेंटीन में आंसर आएगा पेंट 2 इन या 2 पेंटीन। अब ऑप्शन देखिए पहला क्या है ट्रांस 2 पेंटीन और डी में क्या है सिस 2 पेंटीन, यानी कि इसमें भी आपको ये बनाना है कि इसमें जो सिस और ट्रांस दो बनेंगे, इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे सिस और ट्रांस, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा ट्रांस, क्योंकि ट्रांस में बड़े ग्रुप आमने सामने रहेंगे ना कि पास पास। तो सिस और ट्रांस में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा इसमें से पेंटीन में से ट्रांस 2 पेंटीन, यानी कि पहला आंसर इसका सही हो जाएगा ट्रांस पेंटीन 2, यानी कि ट्रांस पेंट 2 इन, पहला आंसर होगा इसका करेक्ट 58 का। 59 में पूछा आपसे SN1 गिव द रेट ऑफ द रिएक्शन, SN1 रिएक्शन की रेट पूछी है। तो SN1 रिएक्शन के लिए आपको बेटा क्या करना होगा कि आपको जो 4 हैलाइड दे रखे हैं उस हैलाइड में हेलोजन को हटाना है और वहां पर क्या बनाना है पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ अगर आप हेलोजन हटाएंगे तो ये जो बनेगा डबल बॉन्ड वो बेंजीन के एक कार्बन पे ही बनेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पे, यानी कि अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन है, इतना स्टेबल नहीं होता। क्यू में जो बनेगा ये बनेगा बेंजाइल पोजीशन पे, यानी कि इसमें बेंजीन का रेजोनेंस होगा। सी में जो है वो यहाँ बनेगा, ये बी आर हटाओगे तो ये बेंजीन से थोड़ा दूर है, 2 सिग्मा बॉन्ड की दूरी पे है, तो इसमें रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। और क्यू में रेजोनेंस होगा, यानी कि जो कार्बोकेटाइन बना वो रेजोनेंस कर पाएगा तो स्टेबिलिटी मिलेगी। इसमें कार्बोकेटाइन रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, ये 2 आपके सिग्मा बॉन्ड है तो इसकी वजह से इसमें रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। पी क्यू आर, और ये देखिए यहाँ पे अगर एस में बी आर हटाएंगे हम तो यहाँ पर बनेगा कार्बोकेटाइन। तो बताइए बेटा इसमें भी रेजोनेंस होगा क्योंकि बेंजीन के जस्ट आगे वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन साथ साथ में ही इसमें CH3 भी है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है रेजोनेंस कहाँ कहाँ हो रहा है। रेजोनेंस जो है बेटा वो एस में हो रहा है और क्यू में हो रहा है, यानी कि एस और क्यू ज़्यादा स्टेबल होंगे। उसके बाद क्यू में रेजोनेंस के साथ साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल अपने पास कौन आएगा बेटा एस आएगा। ठीक है, एस के बाद कौन आएगा अपने पास रेजोनेंस किस में है क्यू में। उसके बाद देखिए इसमें ये जो कार्बोकेटाइन है पी वाले में ये रेजोनेंस नहीं करेगा, ये 3 पाई बॉन्ड भले ही रेजोनेंस करें लेकिन इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के कारण स्टेबिलिटी चाहिए तो इसको रेजोनेंस करना पड़ेगा, और ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। किसी रिंग के अंदर डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव नेगेटिव या लोन पेयर हो तो वो रेजोनेंस नहीं करते, कौन करते हैं सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करते हैं। तो पी सबसे कम स्टेबल है, उसके बाद कौन बच गया अपने पास आर, और आर के बाद सबसे एंड में कौन आएगा पी। देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा अपने पास एस क्यू आर पी, यानी कि पहला एस क्यू आर पी पहला करेक्ट आंसर है 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 में हमसे पूछा गया है NBS एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड, तो ये क्या करेगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन के आगे जो CH3 है उसमें एक हाइड्रोजन हट जाएगा और वहाँ रिप्लेस हो जाएगा कौन एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड में Br। तो NBS क्या करता है एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे Br लगा देता है, यानी कि A जो अपने पास बना है वो बन गया ये बेंजीन के ऊपर CH2 और उसके बाद Br। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें दे रखा बेटा KCN जो है वो आयनिक है, K प्लस और CN माइनस, माइनस किस पे अपने पास कार्बन पे। तो अब ये जो अटैक करेगा कौन से कार्बन पे, ये एनाइन जो है वो इस पे अटैक करके SN2 रिएक्शन Br को बाहर भेज देगा, यानी कि CN ने Br को रिप्लेस कर दिया। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है बेटा देखिए बी ऑप्शन, कि यहाँ पर अपने पास CH2 है और इस CH2 के पास क्या आ गया अपने पास CN, यानी पहली स्टेप में ये जो CH3 है इसका बन गया CH2Br, बेंजाइलिक पोजीशन थी तो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया किसने ब्रोमीन ने। सेकंड स्टेप में KCN DMF, यानी कि ये SN2 रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है। SN2 में क्या होगा न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करेगा सिंगल स्टेप में और लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगा, यानी कि Br की जगह CN आ जाएगा। तो 60 का आंसर होगा बी। 61 क्वेश्चन नंबर 61 देखिए आपसे क्या पूछा गया है। तो 61 के अंदर जो है
हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 61। ये देखिए अपने पास एल्काइल हैलाइड है और इसमें हमको न्यूक्लियोफाइल दे रखा है OH एंड OH। तो इसमें सिंगल प्रोडक्ट है, इसमें दो प्रोडक्ट है। ध्यान से देखिए, ये वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या है, रिटेंशन है या इन्वर्जन है। तो ये इन्वर्जन वाला है। Cl के अपोजिट साइड में कौन जुड़ा हुआ है, OH, यानी कि ये वाली रिएक्शन कौन सी होगी, SN2। सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा और इसमें अपोजिट साइड से अटैक होगा। दूसरे में देखिए, एक बार OH उसी जगह लगा हुआ है यानी रिटेंशन, और दूसरी बार अपोजिट साइड में यानी कि इन्वर्जन। तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों यानी कि रेशमाइजेशन, ये किस में होता है, SN1 रिएक्शन में। तो अब देखिए पहली जो रिएक्शन है वो क्या होगी, SN2, और दूसरी रिएक्शन होगी SN1, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, D। 61 का करेक्ट आंसर होगा D। 62 में देखिए, 62 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। तो अपने पास एल्काइल हैलाइड दे रखा है, ब्रोमाइड दे रखा है हर क्वेश्चन में। KCN में तो देखिए बेटा, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, KCN आयनिक होता है K+ और CN-। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ जब भी जुड़ेगा तो ये जुड़ेगा आपको S फॉर्म में RCN। सेकेंड में दे रखा है AgCN। तो AgCN जो है वो पोलर कोवेलेंट होगा, आयनिक नहीं होगा, पोलर कोवेलेंट होगा। तो इसमें जो अटैक है वो कौन करेगा, नाइट्रोजन। तो जब भी इस तरीके की रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट कौन बनेगा, RNC। इसमें देखिए CN की जगह NC बना रखा है, यानी कि गलत है। इसमें NC बनना चाहिए था, इसमें CN बना रखा है। फिर है अपने पास K+ और NO2-। तो NO2- जो है वो होगा इस तरीके से, यानी माइनस किस पर है आपके पास, ऑक्सीजन पे। तो कौन जुड़ना चाहिए था, ऑक्सीजन, ना कि नाइट्रोजन। AgNO2 में जो है वो होगा पोलर कोवेलेंट। तो AgO, उसके बाद N+O, यानी कि ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए अटैक करने न्यूक्लियोफाइल कौन जाएगा, नाइट्रोजन। यानी कि इसमें R से CH3 CH2 से कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन। तो देखिए इसमें नाइट्रोजन जोड़ रखा है, यानी A B C जो है वो गलत दे रखे हैं, D वाला है वो सही दे रखा है। आपसे पूछा था करेक्ट आंसर, यानी कि 62 का D करेक्ट है। 63 में दे रखा आपको एल्कोहलिक KOH। तो देखिए बेटा, इसमें आपको क्या करना है कि अल्फा से हेलोजन हटाना है और बीटा से हाइड्रोजन। तो ये अल्फा मान लिया हमने, ये बीटा मान लिया। अल्फा कहाँ माना, जहाँ हेलोजन जुड़ा हुआ है, और ये हो गया एक बीटा डैश। यानी कि यहाँ से भी हाइड्रोजन हटाया जा सकता है, यहाँ से भी हटाया जा सकता है। तो मेजर प्रोडक्ट पूछा है वो A होगा, B क्या होगा, माइनर। तो पहले A देख लेते हैं बेटा। तो देखिए A में क्या होगा, जो ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो अगर राइट साइड वाला हाइड्रोजन हटाया जाए तो ये एल्किन मिलेगी अपने को, यानी कि ये होगा मेजर, यानी कि A ज़्यादा स्टेबल है। कैसे, अभी देख लेंगे। दूसरा ऑप्शन देखिए, लेफ्ट साइड वाला हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये एल्किन बनेगी अपने पास। इसमें अल्फा हाइड्रोजन आपको कम देखने को मिलेंगे, ये दोनों एल्किन बनेंगे। इसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, इसमें कम अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, इसलिए A ज़्यादा स्टेबल है और B कम स्टेबल है। A वाले को मेजर बोला है, B को माइनर। तो देखिए अब इसका UPSC नेमिंग करनी है आपको। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। डबल बॉन्ड के साथ साथ ये CH3 पास में आना चाहिए। तो इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल ब्यूटोइन। 2-मिथाइल ब्यूटोइन। इसका देखिए, इसमें नंबरिंग करेंगे डबल बॉन्ड वाली साइड से। तो 1, 2, 3 और ये 4। तो इसमें मिथाइल आएगा 3 नंबर पे, 3 मिथाइल, और ये 1 पर ब्यूटीन है, डबल बॉन्ड 1 पर है। तो ये हो गया ब्यूट1इन, यानी कि B इसका करेक्ट आंसर होगा। ये वाली सेटजेफ एल्किन है और ये वाली होफमैन एल्किन है। IUPAC नेमिंग लिखना है। तो 63 का करेक्ट आंसर होगा B। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नीट का जो पेपर आपका हुआ है 6 तारीख को, ठीक है, उसका सॉल्यूशन लेकर के मैं यहाँ पर हूँ आज। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 64 में फॉर द हाइपोथेटिकल रिएक्शंस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यूज आर गिवन। ठीक है, तो आपको दे रखा है यहाँ पर गिवन में क्या है, ये पहला इक्विलिब्रियम K1 है, ये K2 है और ये K3 है। 3 रिएक्शंस है और फाइनल रिएक्शन हमारे पास क्या है, ये A और गिव्स D। तो जब हम इसे A से जब D बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी रिएक्शंस को ऐड करना पड़ेगा। और जब ऐड करेंगे तो K जो नेट हमारे पास आ जाएगा वो K1 इंटू K2 इंटू क्या आ जाएगा, K3, यानी कि 2 इंटू 4 इंटू 3, इसका हो जाएगा कितना, 24। तो आपका जो आंसर आ जाएगा
वो आ जाएगा बी 24। क्लियर भाई? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 65 इक्विलिब्रियम में क्या है, उसे बोला है ए गैस 3b, मतलब ए और 3b गिव्स 4c। ए और 3b से मिलकर के 4c इस प्रकार का एक रिएक्शन है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल जो है वो कंसंट्रेशन बराबर है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ, बोल दो, बी के बराबर है। द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ और ए और सी इक्वल है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए, ठीक है, प्लस 3b गिव्स क्या दे रहा है, ये 4c दे रहा है ना। तो उसे क्या बोला है कि ए और बी का इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल है। तो लेट्स मैं मान लेता हूं उसको कितना, ये मान लेता हूं मैं ए, यहां पर भी मान लेता हूं ए, और ये हो जाएगा 0, किस पर, t इक्वल टू 0 पर, है ना। अब इक्विलिब्रियम पर ये क्या बनेगा, a माइनस एक्स, ठीक है ना, ये बनेगा a माइनस कितना हो जाएगा भाई, 3x हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा कितना, 4x। अब आगे वो क्या बोल रहा है, आगे वो बोल रहा है हमारे पास, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है वो कि A और C का इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन बराबर है कि नहीं। तो A और C का इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन जो है वो बराबर है। तो एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A और क्या है, C के बराबर है। अब A क्या है, इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन क्या है बताओ, बोलो बोलो बोलो, क्या है, ये है A माइनस एक्स, और ये क्या है 4x। यानी कि वो सीधे सीधे बोलना चाह रहा है कि यहाँ पर आपको जब आप आगे फर्दर कैलकुलेशन करोगे तो a माइनस एक्स इक्वल टू 4x, तो a इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, 5x आ जाएगा, है ना। अब यहाँ आते हैं, देखिए अब 5x आ गया, तो इक्विलिब्रियम पर जो है वो a का जो कंसंट्रेशन हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम पर ध्यान देना, एट इक्विलिब्रियम पर जो a का कंसंट्रेशन हो जाएगा, a बराबर कितना आया 5x, तो 5x माइनस एक्स हो जाएगा, 5x माइनस एक्स, ठीक है ना, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है ना। और b का कितना हो जाएगा, b कितना है, a माइनस 3x है, यानी कि b का जो कंसंट्रेशन हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा कितना, 5x माइनस 3x, जो कि होगा कितना, 2x हो जाएगा, है ना, और ये तो 4x है ही से। तो अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब अरेंज करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 4x का तो कितना आ जाएगा, 4 होल 4, ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाएगा a का कितना बचा, एक कितना बचा था मेरे पास बताओ, a कितना आया 4x, ये 4x हो गया, है ना, और b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 2x, 2x का कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, 2x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, 2x का जो है वो क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2x का क्यूब हो जाएगा, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा कौन सा, 8 वाला, 256/36 आता है, तो वो आपका आंसर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आंसर आता है कितना, 8, और 8 हमें दे भी रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन, ठीक है ना, 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हाँ, फॉर द रिएक्शन CO प्लस Cl2 गैस गोज टू COCl2 द Kp/Kc इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो उस कंडीशंस में हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, Kp/Kc जो है वो इक्वल अगर हमें करना है तो उस केस में हमें डेल्टा Ng का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। तो डेल N जो है वो होता है प्रोडक्ट माइनस, प्रोडक्ट कितना है गैस में, 1 है, या रिएक्टेंट में कितना है, तो यानी कि डेल N का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, है ना। तो अब होता है Kp इक्वल टू Kc, ठीक है ना, बोल दो यार, RT डेल N होता है, या डेल्टा N बोल दो, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, Kp इक्वल टू Kc RT, और ये हो जाएगा -1, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ Kp/Kc जो हो जाएगा, Kp/Kc, ठीक है ना, इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा बोल दो यार, R, यानी कि अंतर हो जाएगा 66 का अंतर कितना आ जाएगा हमारे पास जो है वो A आ जाएगा, हो गया, ये आपके पास अंतर हो जाएगा, ठीक है, डन। चलो, तो 66 का अंतर जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास जो है वो A हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है ना,
क्वेश्चन नंबर 67, कैटालाइज डज नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है ना, देखिए बराबर है, कैटालाइज जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो सेम रूप से इफेक्ट होता है। बिकॉज द कैटालाइज रिएक्शन एंड अनकैटालाइज्ड रिएक्शन डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच क्या हो रहा है, डेल्टा एच रिमेन्स सेम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन डेल्टा एच। ठीक है ना, देखिए डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जो है टेम्परेचर इफेक्ट होगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब जो है वो रिएक्शन हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 67 में जो है बोथ ए, ठीक है ना, आर करेक्ट हो जाएगा, है ना, ये भी करेक्ट हो जाएगा और करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारे पास हो जाएगा। कैसे कि अगर मान लो डेल्टा एच हमारे पास जो है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर अगर हम कम करेंगे, टेम्परेचर अगर हम यहाँ पर जो है वो कम करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम जो है वो कांस्टेंट जो है वो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है पॉजिटिव। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो क्लियर। चलिए, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा कौन सा, 67 का आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा ए, मतलब बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, किसमें दे रखा है, देखो बोथ असर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द कंडीशंस फेवरेबल फॉर द रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, डेल्टा एच का कितना वैल्यू दे रखा है। देखो यहाँ पर देखो, ये हमारे पास डेल एच जो है वो नेगेटिव है, जिसका मतलब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बेटा जी क्या है बोल दो यार, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का सबसे पहला फंडा क्या है कि अगर मैं टेम्परेचर हाई करता हूँ, बढ़ाता हूँ, तो वो किधर जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो वो बैकवर्ड शिफ्टिंग होता है ना, होता है कि नहीं होता है बैकवर्ड शिफ्टिंग, है ना। और अगर टेम्परेचर में जो है वो कम करता हूँ, है ना, तो उधर किधर होता है, फॉरवर्ड शिफ्टिंग होता है ना, फॉरवर्ड शिफ्टिंग होता है कि नहीं होता है, बताओ, फॉरवर्ड शिफ्टिंग। यानी कि इसके टेम्परेचर के हिसाब से तो कंडीशन क्या आनी चाहिए कि ये लो टेम्परेचर होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी बात। देखिए यहाँ पर डेल का वैल्यू क्या, डेल एन का वैल्यू क्या है, डेल एन का वैल्यू कितना है हमारे पास, देखो यहाँ पर डेल एन का वैल्यू कितना है, यहाँ गैस में 2 हैं और यहाँ गैस के कितने, 3 है कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो उस कंडीशंस में हमारे पास जो है वो डेल एन का वैल्यू, डेल एन जी का वैल्यू जो है वो क्या है, यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास, नेगेटिव आ रहा है ना। और नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ रिएक्शन को लिख कर देखना पड़ेगा हमें, 2SO2 गैस प्लस O2 गिव्स 2SO3, है ना। अब एक बात आप सीधी सीधी मान लो कि जो है टेम्परेचर हमारे जो P होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N होता है ना। तो आप देखिए अगर हमारे पास जो है वो प्रेशर हाई करोगे तो ये उधर शिफ्ट हो जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कम है। अब नंबर ऑफ मोल्स किधर कम है, इधर कम है, यानी कि फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगा। तो हाई प्रेशर पर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्टिंग होता है। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर डेल एन नेगेटिव है तो जो है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, जिधर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या है, ली-चार्टेल प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम अपने आप उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जिससे कि चेंज का इफेक्ट क्या हो जाए, कम से कम नलीफाई हो जाए। ठीक है, मिनिमम हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशन आएगी वो प्रेशर तो हमें लेना पड़ेगा, हाई प्रेशर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, हाई प्रेशर लेना पड़ेगा। और टेम्परेचर हमें कितना करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर है, क्या जगह ऑप्शन में ढूंढो, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 68 का जो है आंसर हो जाएगा कौन सा, ए आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन ले लेते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या है, XY गैस एक रिएक्शन आपको दे रखा है, इनिशियल प्रेशर ऑफ, लिखो यहाँ पर XY2 जो गैस है, ठीक है ना, ये हमारे पास कितना है, XY जो है ये गैस है, प्लस यहाँ पर क्या है, Y भी गैस है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसे बोला कि इनिशियल प्रेशर आप 600 ml ले लो। ठीक है ना, तो इनिशियल प्रेशर अगर मैं 600 ले लूंगा तो ये 600 हो गया और ये 0 के टर्म्स में ले लेते हैं, है ना। अब वो बोल रहा है कि द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 800 mm, मतलब अगर मैं इसको 8 इक्विलिब्रियम पर अगर अरेंज करता हूँ तो ये हो जाएगा 600 माइनस x, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x, है ना। तो अब हो क्या रहा है भाई, मैंने बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है
कि 600, ध्यान देना भाई, एट इक्विलिब्रियम पर जो टोटल प्रेशर हो रहा है ना वो 800 हो रहा है भाई, है ना। तो 600 माइनस एक्स प्लस एक्स, फिर ये है प्लस एक्स इक्वल टू कितना है 800, है ना। तो अब इस कंडीशंस में मैं अगर इसको आगे और सॉर्ट आउट करता हूं, ठीक है ना, तो सॉर्ट आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा भाई ये 600 प्लस, ठीक है ना, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 800, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा कितना 200। अब देखना इसमें x का वैल्यू 200 आ गया, है ना। तो अब मैं अरेंज करूंगा क्या, इसका kp अरेंज कर दूंगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अरेंज कर दूंगा kp का। तो kp का वैल्यू क्या होता है भाई, इधर देखो जरा ध्यान से, है ना। kp का कैसे अरेंज करते हैं kp को, तो kp को अरेंज करने के लिए हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ y, पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स वाई एट इक्विलिब्रियम, और पार्शियल प्रेशर ऑफ जो है वो एक्स वाई, और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स वाई 2, यहाँ 2 है देखना, है ना। चलो तो अब हम करने वाले क्या है, ये कितना आया भाई साहब, एक्स का वैल्यू कितना है 200, यहाँ 200, यहाँ पर 400 हो जाएगा, क्योंकि 600 माइनस 200 400, तो ये कितना हो जाएगा 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई हो जाएगा कितना 400। समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जो है, देखो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 2 टाइम्स गया, ये 2 से चला जाएगा 100 टाइम्स, यानी कि 100 है क्या ऑप्शन में, ये रहा 100 ऑप्शन, यानी कि आपका आंसर जो है वो हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। फॉर द रिएक्शन H2 गैस I2 गैस टू HI द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp चेंज विद, अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, टाइम टोटल प्रेशर से नहीं होगा, है ना, इक्विलिब्रियम पर कैटालाइज, तो दोनों रिएक्शन सेम क्वांटिटी में चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, किस पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंड पर रहेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 17 का आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा कौन सा, डी। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट डे अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है, इंपॉर्टेंट चीज ये हो रही है इसमें कि यहाँ पर बोला है कंप्लीट डीकम्पोजिशन ऑफ CaCO3, और यहाँ पर मैंने आपको करेक्शन करवा दिया था, log Kp इक्वल टू 7.282 माइनस 8500 बाई टी, ये हमारे पास करेक्शन में करवा दिया था। तो सीधी सीधी बात है, कंप्लीट कंपोजिशन होगा तो Kp का वैल्यू कितना रख देंगे अपन, 1 रख देंगे, तो log Kp कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.282 माइनस 8500 डिवाइडेड बाई टी। तो टी जब आप यहाँ पर निकालोगे, जो मैंने निकाल रखा है टी आपका आ जाएगा यहाँ पर 1167, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका किसमें, केल्विन में। तो डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो ये आ जाएगा आपका 894 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 894 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। N2O2, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो नीट के हिसाब से, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन कितना है 100 है। अब रिएक्शन कौन सा है, N2 प्लस 2O2 गिव्स कितना है 2NO2 है, कितना है 2NO2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 2NO2, ठीक है, उल्टा कर दिया हमने इसको, यहाँ पर NO2 कर दिया, NO2 कर दिया, कितना बना यहाँ पर हमारे पास, ये बना है हाफ N2 प्लस क्या हो जाएगा O2, कितना हो जाएगा O2, ठीक है। तो देखिए इसके लिए Kp का वैल्यू कितना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है। तो ये अगर मान लो हमारे पास जो है वो क्या है, Kc का वैल्यू अगर हमारे पास कितना हो रहा है, इसके लिए देखो क्या हो जाएगा NO2 का स्क्वायर अपॉन बोल दो N2, और ये हो जाएगा क्या O2 का होल स्क्वायर, जो कि 100 है। अब इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया तभी तो ये आएगा, तो ये अब Kc डैश मान लेता हूं मैं इसका, तो ये आ जाएगा क्या हमारे पास, Kc डैश में क्या हो जाएगा 1 अपॉन बोल दो अंडर रूट Kc, ये वाला, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10, यानी कि 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 1, 0.1 है क्या ऑप्शन में, हाँ है, ये आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा जो है वो 72 का आंसर क्या हो जाएगा, 72 का आंसर हो जाएगा कौन सा 6, कितना सी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चा यहाँ तक देख लो एक बार, है ना। 70 किसका 72 का आंसर, 72 का आंसर कितना आ जाएगा सी आ जाएगा, और 71 का आंसर हमारा कितना आ गया था यहाँ पर, 71 का आंसर कितना आ गया था बताओ, 71 का आंसर आ गया था हमारा कौन सा
जो है वो बी आंसर हमारे पास जो है वो आ गया था। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपने यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे तो 4 moles of A are mixed with 4 moles of B when 2 moles are formed at equilibrium according to the reaction। ध्यान देना भाई, तो यहाँ पर देखिए A, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो A प्लस बी लिखो पहले पूरा, A प्लस बी सी प्लस डी। ठीक है ना। तो A प्लस बी सी प्लस डी है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 मोल है, यहाँ पर 4 मोल है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। अब वो क्या बोल रहा है कि 2 मोल बन रहा है इक्विलिब्रियम पर C पर। एट इक्विलिब्रियम पर जो है उसे क्या बोला है, एट इक्विलिब्रियम पर जो है वो C कितना है, 2 मोल है। तो जब ये 1:1 है ना, तो ये 2 मोल है तो ये भी 2 मोल होगा। तो फिर ये कितना हो जाएगा 4 - 2 और ये 4 - 2, यानी कि x का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू यहाँ भी 2, यहाँ पर 4 - x, यहाँ पर 4 - x, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ इक्विलिब्रियम पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। तो जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकालेंगे बेटा, ध्यान से समझना। ठीक है, क्या निकालेंगे, तो k इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम निकालेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 1। 1 कैसे हो जाएगा, देखो Kc बराबर कितना हो जाएगा, 1 कितना आ रहा है 2 × 2 अपॉन 2 × 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, आ गया ना 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो आंसर हो जाएगा कौन सा, सी वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 73 में। तो 73 में आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, 73 का आंसर आ जाएगा कौन सा, सी वाला। 1 आंसर हमारे पास आ गया है। चलो अब नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन को ले लेते हैं। देखो आ जाओ यहाँ पर, देखो क्या हो रहा है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। देखो यहाँ पर जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो ये तो हमारे पास क्या है, सॉलिड में, ये आएगा नहीं, ये भी सॉलिड में, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा रिएक्टेंट में है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, Kc बराबर क्या कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन जो है वो क्या हो जाएगा O, ये 2 और ये हो जाएगा कितना 5। ये हमारे पास Kp Kc के टर्म्स में इसको जो है वो हमेशा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपना जो है वो आंसर आ जाएगा Kp Kc के टर्म्स में क्या आ जाएगा 1/, यानी कि आंसर आ जाएगा कौन सा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो डी ऑप्शन में जो है वो हम हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 में जो है वो आंसर आ जाएगा कौन सा, डी। ठीक है, बस केवल देखना था कि किस किस को क्या क्या आएगा, तो ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये आ जाएगा। ठीक है ना। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। फॉर द रिएक्शन 2NO2 गैस गोज थ्रू 2NO + 2O2। ठीक है ना, Kc का वैल्यू इतना दे रखा है। अब देखो यहाँ पर 2-3 तरीके, या तो आप सबसे जो है वो Kp Kc निकालो, या फिर आप क्या करो, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो है वो एक चीज कर सकते हैं कि डेल्टा एन का वैल्यू देखो, डेल्टा एन का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, डेल्टा एन का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, देखो क्या है डेल्टा एन का वैल्यू, देखते हैं डेल्टा एन का वैल्यू क्या है। डेल्टा एन का वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखा है 2NO2, यहाँ दे रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ आपको 2NO2 गैस गिव्स क्या है 2NO प्लस क्या है O2 है ना। तो उस कंडीशंस में हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो है वो Kp Kc का वैल्यू 184 डिग्री सेल्सियस पर दे रखा है। तो डेल Ng का वैल्यू क्या दे रखा है, 3 तो इधर है गैस में है ना, 2 इधर है, यानी कि डेल Ng का वैल्यू क्या है, बोल दो यार, नेगेटिव है ना। और नेगेटिव होता है यानी कि लेस देन जो है वो 0 होता है, और जब लेस देन 0 होता है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, Kp > Kc आता है ना। ऐसा भी आप जो है वो Kp > क्या है Kc जो है वो आ जाएगा। ठीक है ना। और अगर आप इसको जो है वो Kc दे रखा है, T दे रखा है, तो उससे भी अगर आप लेके जाओगे तब भी जो है वो Kp > Kc ही आएगा। ठीक है ना। तो Kp जो है वो कैसा होता है, Kp = होता है Kc जो है वो डेल n का वैल्यू। जब आप इससे लेकर के जाओगे तब भी जो है वो आंसर आपका सुटेबल आंसर आ जाता है। ठीक है ना। चलो दोनों तरीके मैंने आपको यहाँ पर जो है वो बता दिए है ना। चलो इफ Kp फॉर द रिएक्शन इतना है तो Kc फॉर द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ R विल बी, इन टर्म्स ऑफ R निकालना है। तो देखिए Kp में रिलेशन क्या होता है, Kp Kc में, तो Kc होता है RT जो है वो क्या होता है डेल n होता है ना, डेल n होता है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, डेल n के टर्म्स में अगर मैं लूंगा यहाँ पर तो देखिए कितना हो जाएगा, डेल n कितना आ रहा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 4 हो गए, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3 ही है ना। तो डेल n का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास, कितना आ रहा है -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -1 है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पर हमारे पास, कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है ना, 4 और 2। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, किसका वैल्यू दे रखा है, इफ द एटीएम कितना है इधर 0.300 केल्विन,
इसका Kp का वैल्यू, तो Kp इक्वल टू होता है KCRT डेल n का वैल्यू, है ना। तो अब मेरे पास जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर डेल n का वैल्यू कितना आ रहा है, डेल n का वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना 1। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर Kc का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R, तो पहले यहाँ पर वैल्यू रखना पड़ेगा 0.05, तो ये दे रखा है Kc है, ठीक है, R है और ये है T है, ठीक है ना, क्या है Kc। तो Kc इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, देखना Kc इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0.05 बाई, ठीक है, R इंटू टी, टी कितना दे रखा है यहाँ पर 1000 केल्विन दे रखा है, तो 1000 केल्विन में यहाँ पर रख दूंगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Kc इक्वल टू आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.05 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय हो जाएगा R, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻⁵, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, डी वाला आंसर हो जाएगा। फिर समझ लो एक बार, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट हो गया। डेल एन का वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है, डेल्टा एन का वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असर्शन रीजन Kc बराबर Kc इक्वल टू ऑल डायरेक्शन, गलत, ठीक है, हमेशा नहीं होता है, डिपेंड करता है डेल्टा एन पर, है ना, डेल्टा एन पर डिपेंड करता है ना। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया भाई साहब। और Kp एंड Kc आर इंटर रिलेटेड बाय द इक्वेशन Kp इक्वल टू Kc RT, ये करेक्ट है, यानी कि असर्शन गलत है, असर्शन जो है वो क्या है भाई, असर्शन जो है वो गलत है और रीजन जो है वो सही है। असर्शन गलत है और रीजन हमारे पास जो है वो सही है। इनकरेक्ट, असर्शन इनकरेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्ट है, यानी कि आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, दिए गए ऑप्शन में आंसर हो जाएगा कौन सा, डी वाला ऑप्शन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैच द लिस्ट विद द लिस्ट सेकेंड एंड द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो एक रिएक्शन आपको दे रखी है NH4 H सॉलिड और NH3, और यहाँ पर आपको फर्स्ट लिस्ट में और सेकंड लिस्ट में से आपको मैच करना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH सॉलिड दे रखा है, देखो तो 0 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला हो जाएगा कौन सा, 0 कहाँ है, S में, फर्स्ट वाला हो जाएगा S में, ठीक है। सेकंड Kp बराबर क्या हो जाएगा, Kp क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ किसमें, देखो ये गैस में है ना, ये यहाँ पर गैस है, आपको गैस मिलेगा वहां पर। पार्शियल प्रेशर अगर नहीं भी दे रखा होगा तब भी गैस होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू, तो यानी कि जो है ये 2 वाला मिलेगा Kp। अच्छा सॉलिड को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उसको तो वो तो 1 होता है, ठीक है ना, यानी कि सेकंड हो गया P वाला हो गया। थर्ड देखो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कैसे हो जाएगा, इसका पार्शियल प्रेशर और इसका पार्शियल प्रेशर, यानी कि PNH3 और PH2S दोनों का जो सम होगा वो टोटल प्रेशर होगा, यानी कि टोटल ये वाला Q, यानी कि थर्ड वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, Q वाला। अब रहा किसके बाद फोर्थ Kc, तो Kc बराबर क्या होता है, क्या बोला मैंने, Kp इक्वल टू होता है KCRT जो है वो डेल्टा N, ठीक है। तो Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kc इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास जो है ये हो जाएगा, Kp का वैल्यू ये है RT और -2 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा कौन सा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट के साथ क्या आया, फर्स्ट के साथ हमारे पास जो है, फर्स्ट के साथ आया हमारे पास S, 2 के साथ आ रहा है P, 2 के साथ क्या आ रहा है, P आ रहा है, ठीक है, और जो है वो 3 के साथ Q आ रहा है और 4 के साथ आ रहा है कितना, R। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ए वाला आंसर जो है वो हमारे पास जो है वो हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बच्चों मैं लेके आया हूं आपको MT07 के सॉल्यूशंस, ठीक है, केमिस्ट्री के, और हमारा 79 क्वेश्चन है कि करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एक्टिनॉइड, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एक्टिनॉइड एलिमेंट्स। एक्टिनॉइड्स के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है क्या है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक्टिनॉइड की सरफेस ब्राइट तो होती है लेकिन येलोइश नहीं होती, ठीक है, कैसी होती है, चांदी के जैसी होती है, व्हाइटिश होती है सरफेस। तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। दीज आर इनर्ट मेटल, ये भी बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। हम जानते हैं एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दीज आर हाईली रेडियो एक्टिव है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये मेटल जो होती हैं सॉफ्ट होती हैं काफ़ी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, दीज आर हाईली रेडियो एक्टिव। NCERT के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूडेड, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं। तो हम जानते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की 2 सीरीज होती हैं, ठीक है, एक होती है लेंथेनॉइड सीरीज और एक होती है एक्टिनॉइड सीरीज। तो ये दोनों तो इंक्लूडेड हैं ही, ठीक है ना। इसके अलावा एफ ब्लॉक के तत्वों का नाम ही है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है।
ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और चूंकि इनमें और अंदर वाला सेल फिल होता है, ठीक है, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना, ये भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का ही नाम है, इसमें और अंदर वाला सेल फिल होता है ना। हम जैसे इसका ईसी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, n-1d, ठीक है, सॉरी nd और ns2 लिखते हैं, साथ में n-1f होता है इसमें, ठीक है ना। तो जो फिल करते हैं हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी ये कहलाते हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाउ मच आर द टोटल एलिमेंट्स इन एफ ब्लॉक। तो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स दो सीरीज इसमें आती हैं। लेंथेनॉइड के टोटल 14 एलिमेंट और एक्टिनॉइड के टोटल 14 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो मिला जुला के टोटल एलिमेंट्स बनते हैं एफ ब्लॉक के अंदर 28। करेक्ट कंपोजिशन ऑफ मिस मेटल्स आर, हम जानते हैं कि एनसीईआरटी लिखती है कि आयरन का 5% और लेंथेनॉइड का जो है 95% और कुछ इम्प्यूरिटीज थोड़ी बहुत इसमें मिला दें तो मिस मेटल बनती है। मिस मेटल का यूज जो है बंदूक की गोली वगैरह बनाने में होता है, और मिस मेटल एक अच्छी मिश्र धातु है, यानी इट इज अ मिक्स्ड अलॉय, इट इज अ मिक्स्ड अलॉय ऑफ लेंथेनॉइड एंड आयरन, ठीक है। तो ये तो फैक्ट पर बेस्ड सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेंथेनॉइड 95% एंड 5% आयरन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंथेनॉइड विच इज हार्ड सेम एज स्टील, ऐसा कौन सा लेंथेनॉइड है जो स्टील के जैसा हार्ड है। तो ऐसा तो एक ही लेंथेनॉइड है पूरी लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर, और वो है समारियम, जिसका सिंबल है SM। अच्छा, चूंकि बहुत हार्ड होता है स्टील के जैसा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत उच्च होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा SM यानी समारियम। सारे क्वेश्चन फैक्ट पर बेस्ड हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट सवाल है हमारा वो है कि लेंथेनॉइड आर हीटेड विद कार्बन दे फॉर्म। तो ध्यान दीजिए, लेंथेनॉइड को जब कार्बन के साथ हीट करते हैं तो इनके Ln3C, Ln2C, Lnc2 सभी बनते हैं, यानी इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। एक्चुअल होता क्या है, ध्यान दीजिए, ये क्या थोड़ा सा इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। एनसीईआरटी ने यहाँ पे इस साइड थ्योरी लिख के दी है, और यहाँ पे एक ऐसे साइकिल वाला डायग्राम बना के दिया है। यहाँ लिखा हुआ है Ln यानी कि लेंथेनॉइड, ठीक है, और यहाँ इस तरह से साइकिल के साथ बहुत सारी रिएक्शंस दी हुई हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी साइकिल्स के साथ रिएक्शन दी है। यहाँ पे कार्बन भी है, और यहाँ प्रोडक्ट लिख के दिया है Lnc2, ठीक है। तो बच्चे जो बुक को ठीक से नहीं पढ़ते उनको क्या लगता है कि केवल Lnc2 बनता है, एक नज़र में देखा, लेकिन जब यहाँ आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आप साफ साफ पाएंगे कि ये तीनों की चर्चा है, Ln3C, Ln2C और Lnc2 तीनों बनते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि विच आयंस आर डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक आयन कौन कौन से हैं। डायमैग्नेटिक आयन तो वो होंगे जो चुंबकत्व नहीं दिखाएंगे, जिनमें मैग्नेटिज्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो जिनमें मैग्नेटिज्म नहीं होगा डेफिनेटली उनमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है ना, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जब हम EU को लिखते हैं तो हम पाते हैं कि ये है इसका जो है, इसमें इसका जो है बनता है F7 और S2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, ठीक है। तो इसके अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है, तो F में 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। F में 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो क्या होगा बेटा, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन खूब सारे आएंगे, ठीक है ना, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन खूब सारे आएंगे, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, मैग्नेटिज्म दर्शाएगा, और ये हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक, ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। जबकि हम YV में देखते हैं और LU में देखते हैं, LU का जो EC है ये आता है F14D1S2, ठीक है ना। तो अगर इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो ये 3 निकल जाएंगे और F14 पूरे के पूरे पेयर हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली इसमें आता है F14 और S2 कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो इसमें भी F के 14 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जो कि पूरे के पूरे पेयर्ड होंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, A एंड B बोथ, EU2 प्लस पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। टोटल 14 एलिमेंट हैं एक्टिनॉइड सीरीज में, हमसे कह रहा है, और विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज। तो इसके लिए तो बेटा एक्टिनॉइड सीरीज आपको लर्न होनी चाहिए। एक्टिनॉइड सीरीज क्या है हमारी, बताइए, थोड़ा पहले उनसे निपटिए, पुराने आम कम बिकेंगे, ठीक है। देखो ये आ गया, ये भी आ गया, कम बिकेंगे, क्रिश्चियन फैमिली,
इंग्लिश फैमिली में नो लड़का। ये मतलब जो टोटल आपकी जिंगल है, थोड़ा पहले उनसे निपटिए, पुराने हम कम में कहेंगे क्रिश्चियन फैमिली, इंग्लिश फैमिली में नो लड़का। तो ये एफएम भी इसी के अंदर आने वाला है। मतलब कौन नहीं आ रहा है? टीएम नहीं आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टीएम। ठीक, बढ़ते हैं आगे। गैडोलिनियम belongs from 4f series. Its atomic number is 64. Which of the following is the correct electronic configuration of gadolinium? तो भैया ये बड़ा फेमस है, हाफ फील्ड स्टेबल होता है, इसका बड़ा क्लियर मामला है, ये याद होना चाहिए हमको। 64 का आप चाहें तो आप बाउलों से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 4f7 5d1 6s2। ठीक, ये हमारा इसका आंसर है, क्लियर कट। बढ़ते हैं आगे। Which of the following actinoids show oxidation up to 7? तो इसका जवाब है Pu। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर बकायदा टेबल दी हुई है ऐसे, ठीक है ना। और उसमें जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है ये Pu, +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है जो जब देखते हैं तो इसमें 7 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहां प्रेजेंट है। डी और एफ जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो जितने ज्यादा वहां प्रेजेंट होते हैं उस हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो पीयू के अंदर जो है लास्ट शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन का सेटअप बना हुआ है, ठीक है। तो ये 8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट तो खैर नहीं दिखाता, लेकिन +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कौन दिखाता है? ये है पीयू। बढ़ते हैं अगले पे। फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं कि हम चलते हैं सेलिना, प्रीति, नैंडी, पम्मी, सिम्मी यूरोप गए और टीबी डायरिया हुआ, अरे तुम यहीं लू खाते। इस तरह से जो है एक पूरी जिंगल है और लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो साइज तो डिक्रीज होना है, क्या होना है? साइज डिक्रीज होना है। और एक अच्छी बात यह है कि जब इसमें हम +3 चार्ज लगा देते हैं तो जो आउटर शेल के एस या अथवा डी का कोई एक आध इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर हो जाते हैं, ठीक है। आउटर शेल का डी और के इलेक्ट्रॉन्स और एस के इलेक्ट्रॉन्स जो S2 कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें बाहर हो जाता है। बाहर हो जाएगा तो जो +3 बनेगा, ठीक है, जो भी ये +3 बनेगा, ठीक है ना, इनका साइज ज्यादा होगा और डाउन द ग्रुप मैंने लेफ्ट टू राइट चलेंगे इस तरह से। तो साइज धीरे 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 क्या होता जाएगा? रेगुलरली कम होता जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन इंक्रीज, रॉन्ग। दूसरा ऑप्शन है रेगुलरली इंक्रीज, रॉन्ग। सेम, हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। लास्ट सवाल पे आते हैं। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनॉइड्स। तो एक्टिनॉइड्स का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला, ठीक है। 5f14 1 to 14 6d0 to 1 और 7s2, ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन पे।